हेलो, गुड मॉर्निंग। चलो आज हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग का टाइम हो रहा है आपका, ठीक है। हड़प्पन सिविलाइजेशन। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इस वीक हो सकता है हमारी क्लासेस थोड़ी कम हो, 1 घंटे से कम की हों, ठीक है। थोड़ा सा हो सकता है प्रॉब्लम हमारे पास टाइम की, तो कोई बात नहीं। जितना मैं कराऊंगा अपना कम से कम साथ के साथ रिवाइज करते चलना और लर्न करते चलना, ठीक है। 45 मिनट्स की अगर हमारी क्लासेस होती हैं तो आप कम से कम उसको भी करते चलना, ठीक है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या मतलब? हड़प्पन सिविलाइजेशन का मतलब कुछ आइडिया है इसके बारे में? पढ़ा तो होगा पिछले टाइम। चलो बात ना करते हुए हम इसको पहले को रीड करना स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं ना क्या है। तो पहला तो चैप्टर का मतलब जानना है। तो चैप्टर का वर्ड जानने के लिए 2 वर्ड्स अलग अलग आते हैं, हड़प्पन और एक सिविलाइजेशन। इस सिविलाइजेशन का मतलब क्या है ये तो हमें अलग से जानना पड़ेगा। तो सिविलाइजेशन मतलब क्या? सिविलाइजेशन इज सेड टू बी एन एडवांस्ड स्टेज। मतलब ये कि एक एडवांस्ड स्टेज है किस चीज़ की? जहाँ पे ह्यूमन कल्चर डेवलप होता है, जहाँ डेवलप कल्चर होता है। एक वो स्टेज, एक वो टाइम स्टेज बेसिकली आप कह सकते हो कि जहाँ पर ह्यूमन कल्चर क्या होता है, डेवलप होता है। एक ऐसी जगह, उसको बोलते हैं सिविलाइजेशन। मीनिंग क्या और देखते हैं अभी। इट एम्प्लाइज, इसका मतलब क्या? इसका मतलब है इट एम्प्लाइज द यूज ऑफ सुपीरियर टेक्नोलॉजी। इसका मतलब क्या है कि आप सुपीरियर टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स बना रहे हो। देखते हैं क्या है इसका मतलब। सम ऑफ द ट्रेड्स, ट्रेड्स मतलब होता है क्वालिटीज, ट्रेड्स मतलब होता है क्वालिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स, कुछ भी कह सकते हो। तो कुछ क्वालिटीज हैं सिविलाइजेशन की, या फिर सिविलाइजेशन की कुछ पहचान है, फीचर्स हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्या क्या फीचर्स हैं? मतलब सिविलाइजेशन के अंदर ना ये चीज़ें होंगी। क्या चीज़? एवोल्यूशन ऑफ सिटीज, सिटीज इवॉल्व हो रही होंगी। एवोल्यूशन मतलब होता है डेवलपमेंट, इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट। सिटीज डेवलपमेंट हो रही होंगी। अगर सिटीज डेवलप हो रही हैं तभी आप उस जगह को एक सिविलाइजेशन बोलोगे। तो क्यों बोलोगे? क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि सिविलाइजेशन का मतलब क्या? डेवलपमेंट। क्या है? डेवलपमेंट। और सिटीज अगर डेवलप हो रही हैं तभी आप उस जगह को एक सिविलाइजेशन बोलोगे, अदरवाइज नहीं बोलोगे। सरप्लस फूड, वहां पर खाने की कमी नहीं होनी चाहिए, ज्यादा ही होना चाहिए। सरप्लस मतलब एक्सेस, सरप्लस मतलब कि एक्सेस, कोई भी चीज ज्यादा होना, एक्सेस क्वांटिटी। तो वहां पर खाना ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर मतलब ये नहीं कोई भी इंसान कुछ भी काम कर रहा है या फिर एक ही इंसान बहुत सारे काम कर रहा है। नहीं, वहाँ पे प्रॉपर काम का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। प्रॉपर काम का क्या होना चाहिए? डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए कि ये काम ये करेगा, ये काम वो करेगा, वो काम ये करेगा, ठीक है। प्रॉपर एक सिस्टम होना चाहिए, सिस्टम ऑफ राइटिंग्स होनी चाहिए। पब्लिक बिल्डिंग्स होनी चाहिए। पब्लिक बिल्डिंग्स मतलब कि जहाँ पर सब लोग, सभी का राइट हो, जैसे पार्क हो गए, स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। तो मतलब अगर किसी जगह पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, किसी जगह पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो हम उस जगह को एक अच्छी सिविलाइजेशन बोल देंगे। तो हम उसको क्या बोल देंगे? सिविलाइजेशन बोल देंगे। तो सिविलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? सिविलाइजेशन इज सेड टू बी एन एडवांस स्टेज ऑफ ह्यूमन कल्चर डेवलपमेंट। मतलब कुछ कम्युनिटी है, कुछ कम्युनिटी है। कम्युनिटी मतलब ग्रुप है ना, कम्युनिटी मतलब क्या? कम्युनिटी ऑफ ह्यूमंस, कम्युनिटी ऑफ ह्यूमंस। इसी कम्युनिटी को हम क्या कहते हैं? कहते हैं इसी कम्युनिटी को हम क्या कहते हैं? सिविलाइजेशन। इन्हीं ग्रुप ऑफ पीपल को हम क्या कहते हैं? सिविलाइजेशन। इसी ग्रुप ऑफ पीपल को हम क्या कहते हैं? सिविलाइजेशन। लेकिन कब, कब इन सारे लोगों को हम सिविलाइजेशन बोलेंगे, कब इनको सिंपल कम्युनिटी या फिर ग्रुप ऑफ पीपल बोलेंगे? इनको कब, इनको आप कब सिविलाइजेशन बोलोगे? वैन। तो उसका आंसर है तब। इनको आप तब बोलोगे जब ये लोग, तब कब बोलोगे? जब ये लोग क्या कर रहे हो, तब बोलोगे जब ये लोग क्या कर रहे हो? एडवांसमेंट कर रहे हो, एडवांसमेंट कर रहे हो। ये लोग अगर आगे बढ़ रहे हो, अगर ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये लोग एडवांसमेंट कर रहे हैं, ये लोग ग्रोथ कर रहे हो, ये लोग डेवलपमेंट कर रहे हो, ये लोग डेवलपमेंट कर रहे हो। अगर ये इंसान डेवलपमेंट कर रहा है तभी हम बोलेंगे कि वो एक सिविलाइज्ड है, वो सिविलाइजेशन में रह रहा है। अगर वो ऐसा कुछ नहीं करता हम उसको बोलेंगे उसे तो इंसान रह ही रहा है, कोई सिविलाइजेशन इसकी है ही नहीं।
ये सिविलाइज्ड है भी नहीं, ठीक है। तब कब किसी कम्युनिटी को, कब किसी ग्रुप ऑफ पीपल को आप सिविलाइजेशन बोलोगे? जब उनकी कम्युनिटी में एडवांसमेंट हो रहा हो, उनकी कम्युनिटी में ग्रोथ हो रही हो, उनकी कम्युनिटी डेवलप हो रही हो, ठीक है। द पीरियड बिटवीन 4000 एंड 3000 BC सॉ रिमार्केबल प्रोग्रेस। तो वो कह रहा है इस जगह पे ना, हमें यहाँ पे एक वर्ड और लिख सकते हो, सिनोनिम ये बेसिकली इन सभी का सारे सिनोनिम एक तरह से। यहाँ पे एक वर्ड और लिख सकते हो, क्या चीज? प्रोग्रेस। लिखवा अक्सर प्रोग्रेस को लिखवा दो, आपके बुक में वर्ड दिया हुआ तो लिखवा दे, बस मीनिंग एक ही है, ग्रोथ बोलो, डेवलपमेंट बोलो, एडवांसमेंट बोलो, प्रोग्रेस बोलो, एक ही बात है, ठीक है। तो वो कह रहा है द पीरियड बिटवीन 4000 एंड 3000 BC सॉ रिमार्केबल प्रोग्रेस। यानी रिमार्केबल मतलब क्या? नोटिसेबल, जिसको आप नोटिस कर सको, इतनी ज्यादा प्रोग्रेस इन पीरियड में हुई है, इन पीरियड में हुई है। सर कैसे कैसे? मैन एक्वायर्ड ग्रेटर नॉलेज, इंसानों ने बहुत ज़्यादा नॉलेज एक्वायर की है, स्किल्स डेवलप की हैं, है ना, इन मास्टरिंग द फोर्सेस ऑफ नेचर। यानी कि इस पीरियड में इंसान क्या सीखा है? इस पीरियड में इंसान सीखा है कि हाउ टू कंट्रोल द नेचर, हाउ टू कंट्रोल, या फिर हाउ टू यूज दिस, कंट्रोल तो नहीं कह सकते, हाउ टू यूज द फोर्सेस ऑफ नेचर, हाउ टू यूज द फोर्सेस ऑफ नेचर, फोर्सेस ऑफ नेचर लाइक उसने वेदर को यूज करना सीखा। वेदर को यूज करने का मतलब क्या है? उसने वेदर के अकॉर्डिंग सीजनल फार्मिंग करना स्टार्ट किया। उसको फार्मिंग करना नहीं आता था, इंसान इस पीरियड में फार्मिंग करना सीखा, ये लिखा हुआ एग्रीकल्चर, ठीक है। उसने नेचुरल रॉक्स वगैरह से टूल्स वगैरह स्टार्ट किए, जो नेचुरल रॉक्स होते हैं उससे उसने टूल्स बनाना स्टार्ट किए। उसने फायर का यूज करना सीखा, ठीक है। तो इसका इस टाइम पे इंसान ने क्या हुआ, काफी सारी नॉलेज गेन की, स्किल्स गेन की, किस चीज में? केवल नेचर को समझने में, नेचर की जो फोर्सेस है ना, उनको कंट्रोल करने, उनको यूज करने में। चले, कंट्रोल वर्ड गलत हो जाएगा, यूज बोलो, उसको यूज करने में, ठीक है। तो मास्टर का मतलब लिख सकते हो यूज, ये ना प्रॉपर वे है यूज, है ना। बेस्ट तो मास्टरिंग मतलब कंट्रोल होता है, पर यहाँ पे कंट्रोल नहीं आएगा, आप नेचर को कंट्रोल कर नहीं सकते हो, ठीक है। हाँ, लेकिन उसको बहुत अच्छी तरह से काफी हद तक यूज करना वो लोग सीख गए थे। He took to agriculture and made more efficient tools and started living in a settled life on the banks of rivers। सर उन लोगों ने एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया, ठीक है, एंड मेड मोर एफिशिएंट टूल्स, काफी सारे टूल्स भी बनाए, स्टार्टेड लिविंग अ सेटल्ड लाइफ, और एक सेटल्ड लाइफ, एक खुशहाल जिंदगी वो जीने लगे। कहाँ? बैंक्स ऑफ, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर्स, नदी के किनारे, नदी के किनारे, ठीक है। सो अ नंबर ऑफ डिस्पर्स्ड फार्मिंग विलेजेस इवॉल्व्ड फर्स्ट इनटू टाउन्स एंड देन इनटू सिटीज। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ये लिखी हुई है किसी भी सिविलाइजेशन को समझने के लिए। सर पहले जो नंबर ऑफ फार्मर्स थे, नंबर ऑफ क्या थे? फार्मर्स थे। अब इसको फार्मर्स बोलो, पीपल बोलो, बात एक ही है ना। नंबर ऑफ फार्मर्स थे, ठीक है, जो क्या थे? डिस्पर्स्ड थे। डिस्पर्स मतलब फैले हुए, डिस्पर्स मतलब अलग अलग, अलग एकदम फैले हुए थे, जो बिल्कुल अलग अलग थे, ठीक है। फार्मर विलेजेस थे जो अलग अलग थे पहले की, जो पहले क्या थे, कुछ विलेजेस पे एक विलेज यहाँ पे, एक विलेज 2 किलोमीटर दूर है, एक विलेज 3 किलोमीटर दूर है, या फिर है बगल बगल में, लेकिन लोगों के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं होता था, सब एक दूसरे को अलग अलग समझते थे। तो वो सारे नंबर ऑफ विलेजेस क्या हुए, पहले वो कंबाइन होकर उन्होंने टाउन बनाना स्टार्ट किया। सारे सपोज कर एक एरिया में 50 विलेजेस हैं। अगर 50 विलेजेस अलग अलग काम कर रहे हैं, सारे अलग अलग काम कर रहे हैं, तो तब वो आप उसको एक सिविलाइजेशन नहीं बोल सकते। लेकिन उन्होंने क्या किया, जो 15 विलेजेस हैं सर, वो 15 विलेजेस के लोग सभी मिलकर एक ही तरह, सभी लोग मिलकर काम करने लगे, सभी लोग मिलकर काम करने लगे, और उन्होंने उस 15 विलेज को मिलाकर क्या बना डाला? टाउन बना डाला, ठीक है। फिर सर ये सारे टाउन्स चेंज हो गए किस में? सिटीज में। इसको बोलेंगे तरह से सिविलाइजेशन, इसको क्या बोलेंगे तरह से सिविलाइजेशन। ये चीजें ग्रो हो रही हैं, चीजें क्या हो रही हैं? ग्रो हो रही हैं। इंसान पहले विलेज में रहता, छोटे छोटे एरिया को अपना घर समझ रहा था, अब बाद में उसने सबों ने साथ मिलकर रहना स्टार्ट किया, टाउन्स में आ गए, ठीक है। फिर टाउन से सर वो लोग और बड़े एरिया में फैले, वो सिटीज में आ गए, ठीक है। तो ये एक तरीका है जिस तरह से सिविलाइजेशन स्टार्ट हो रही है। यानी कि समझो इसको पिक्टोरियल डायग्राम में सिखाऊं मैं आपको, तो फिर आप इसको समझ सकते हो ऐसे। एक ये विलेज 1 है, एक ये विलेज 2 है, एक ये विलेज 3 है, एक ये विलेज 4 है, एक ये विलेज 5 है, एक ये विलेज 6 है, एक ये विलेज 7 है, एक ये विलेज 8 है, 9, 10, 11, 12। ये तो सिंपल क्या है? विलेजेस है। ये तो सारे क्या हैं? विलेजेस हैं। ये तो सारे क्या हैं? विलेजेस हैं ना, ये सारे क्या हैं?
विलेजेस। सब लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, सब लोग अपने अपने अलग अलग ऑपरेट कर रहे हैं, सब अपने अपने अलग अलग फार्मिंग कर रहे हैं, ठीक है। सब लोग अलग अलग अपने विलेज का ध्यान रख रहे हैं, ठीक है। ठीक है, लेकिन क्या वो दिमाग आया, लोगों में दिमाग आया कि हम लोग अलग अलग क्यों काम करें, हम लोग मिल बांट के नहीं काम कर सकते? हम लोग मिल बांट के काम नहीं करते, हमारा थोड़ा काम इजी हो जाए। तो इन लोगों ने एक क्या किया, ये लोग मिल गए, ये लोग क्या मिल गए, ये लोग मिल गए। इन लोगों ने कहा यार हम तो मिलकर काम करेंगे, तो सारे अब विलेजेस को मिलाकर क्या बोल देगा, इनको टाउन्स बोल देगा, क्या बोल देगा, टाउन्स बोल देगा। ऐसे इन लोगों में भी थोड़ा इन लोगों ने थोड़ा मेंटली ये प्रोग्रेस करे, इन लोगों कि हम भी एक टाउन बनाएंगे, हम भी एक टाउन बनेंगे, ठीक है। ऐसे टाउन बन गया। फिर ऐसे और बहुत सारे टाउन थे, ऐसे बहुत सारे टाउन थे, तो 2 टाउन मैंने ड्रॉ किए केवल। ऐसे एक टाउन और आ जाएगा, एक टाउन और आ जाएगा, ठीक है, एक टाउन और आ जाएगा। फिर ऐसे इन सभी टाउनों को मिलाकर एक सिटी बना दी गई। ऐसे इन सभी टाउनों को मिलाकर क्या बना दी गई, सिटी बना दी गई। फिर सभी टाउन वाले भी एक साथ हो गए, सभी टाउन वाले भी क्या हो गए, एक साथ हो गए, और एक सिटी फ्रेम हो गई, एक सिटी फ्रेम हो गई, ठीक है। ये कुछ तरीका था। आप ड्रॉ करना तो ड्रॉ कर लेना, ज्यादा बेटर रहेगा। The river valleys had the agricultural potential to support a dense population and produce surplus food। वो क्या कह रहा है, जो रिवर वैलीज होती थी ना, उनके पास काफी पोटेंशियल था। पोटेंशियल और कैपेसिटी, पोटेंशियल मतलब कैपेसिटी, उनके पास काफी एग्रीकल्चरल कैपेसिटी थी। एग्रीकल्चरल कैपेसिटी का मतलब क्या है, उनके पास इतनी कैपेसिटी थी कि वो काफी सारा फूड क्या कर सकते थे, प्रोड्यूस कर सकते थे उन वैलीज के पास, ठीक है। काफी मतलब उनकी सॉइल क्वालिटी थी बुरी थी, अब पानी तो सफिशिएंट था ही था वहाँ पे। और इतनी मतलब एग्रीकल्चरल पोटेंशियल था वहाँ पे कि वो डेंस पॉपुलेशन के लिए बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं, और उनको बहुत ज्यादा सरप्लस फूड, कम नहीं, जरूरत से ज्यादा सरप्लस होता है, एक्स्ट्रा एक्सेस ज्यादा फूड प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। द सरप्लस फूड सम freed some people from the task of producing their own food। अब देखो ये क्या लिखा है, फ्रीड मतलब पता है क्या होता है? फ्रीड मतलब, अरे फ्री की फुल वो है वर्ब फॉर्म। फ्री मतलब आपको तो वैसे नाउन वो होता है, ठीक है। अब फ्रीड को इन्होंने एज अ वर्ब यूज कर लिया है, ऐसा क्या वो यूज कर लिया, फ्रीड मतलब होता है फ्री कर देना, फ्री कर देना। तो वो कह रहा है ये सरप्लस फूड था ना, क्योंकि जरूरत से ज्यादा खाना वहाँ पे प्रोड्यूस होने लगा, जरूरत से ज्यादा वहाँ पे फार्मिंग होने लगी, जरूरत से ज्यादा हो रही थी। तो जो लोग, तो अब हम ऐसा कह सकते हैं ना कि देखो, अब इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि 4 लोग हैं, ये 4 लोग मिलके, 4 लोग हैं, एक विलेज में 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये लोग मिलके, ये चारों ही लोग मिलके इतना काम कर रहे हैं, ये लोग चारों मिलके इतना प्रोड्यूस कर रहे हैं कि अकेले ही 5 लोगों के बराबर क्या कर रहे हैं, 5 पीपल के कुल क्या कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, फार्मिंग ये कर रहे हैं, मतलब 5 लोगों के बराबर ही क्या कर रहे हैं, फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ऐसा कर, ऐसा कर, हम 4 लोग तो काम कर ही रहे हैं, तू फार्मिंग मत कर, तू फार्मिंग मत कर, तेरे को खाना चाहिए, हम तेरे को यहाँ से देंगे, 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 तेरे पास एक एक इंसान का खाना आ जाएगा, हमारे पास रिमेनिंग 4 इंसान का खाना रह जाएगा, टोटल मिला के 4 लोगों का, 5 लोगों का खाना है ही हमारे पास अभी भी। तो वो कह रहा अच्छा, तुम लोग मेरे को फार्मिंग करके फ्री में क्यों दोगे? उस तो ये चारों बोले अरे फ्री में कुछ नहीं मिलने वाला, फ्री में कुछ नहीं मिलने वाला, तुम कुछ और काम कर लो, तुम कुछ और काम कर लो, कुछ और काम कर लो, और उसका जो बेनिफिट आएगा फिर वो हमारे साथ शेयर कर लेना, फिर वो हमारे साथ काम कर लेना, फिर वो हमारे साथ शेयर कर लेना। तो देखो धीरे धीरे डेवलप होते आ रहे हैं। लोग पहले जो एक ही काम करते थे खाने का, अब वो खाने के अदर वर्क पे भी जाने लगे, ठीक है। तो ये डेवलपमेंट हो रहा है, बेसिकली मेंटली डेवलपमेंट हो रहा है। तो वो कह रहा है द सरप्लस फूड फ्रीड सम पीपल फ्रॉम द टास्क ऑफ प्रोड्यूसिंग देयर ओन फूड। तो इस सरप्लस फूड से कुछ लोग फ्री हो गए, कुछ लोग फ्री हो गए, किस चीज से फ्री हो गए? अब उन्हें फार्मिंग नहीं करनी, अब उन्हें अपने लिए खुद के लिए खाना नहीं बनाना, अब वो लोग फ्री हो गए। और फिर सर इन्होंने क्या किया, these individuals gradually became specialists and developed a substantial range of new skills। तो सर ये जो फ्री हुए, ये और दूसरे काम करने लगे, जब दूसरे काम करने लगे तो उन कामों में स्पेशलिस्ट बन गए। और वहाँ पे एक सब्सटेंशियली, मतलब सब्सटेंशियल मतलब एक इम्पोर्टेंट, जिसका एक इम्पोर्टेंस हो, है ना, काफी इम्पोर्टेंट, मतलब उन्होंने बहुत सारी न्यू स्किल्स डेवलप की, लाइक राइटिंग यूजिंग मेटल्स, है ना,
एंड मेकिंग देयर एलॉयज, एलॉयज मतलब कॉम्बिनेशन बनाना, मिक्सचर बनाना। सील मेकिंग, लार्ज स्केल पे कंस्ट्रक्शन करना। लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन और स्मॉल स्केल कंस्ट्रक्शन, तो लार्ज स्केल स्मॉल स्केल मतलब लार्ज स्केल मतलब बहुत बड़े एरिया पे है ना, बहुत बड़े लेवल पे, और स्मॉल स्केल का मतलब बहुत छोटे लेवल पे, ठीक है, सिंपल सा मीनिंग। सच नॉलेज एंड स्किल्स इनेबल्ड पीपल टू एडवांस टू अ न्यू स्टेज इन द प्रोग्रेस ऑफ सिविलाइजेशन। वो कह रहा है ये जो नॉलेज थी, ये जो स्किल्स थी, इन्होंने इनको इनेबल किया, इस लायक बनाया कि ये लोग क्या कर सकें, थोड़े आगे बढ़ सकें, थोड़ा प्रोग्रेस कर सकें, थोड़ा ग्रोथ कर सकें अपने नए नए स्टेजेस में, थोड़ा आगे बढ़ सकें, वही बात है। वीडियो पॉज करो, एक बार पूरा सिविलाइजेशन से लेके यहाँ तक पढ़ो जल्दी से, ठीक है। वीडियो पॉज करके सारा पढ़ लो, ठीक है। आई थिंक आपने पढ़ लिया होगा, पॉज करके वीडियो प्ले कर ली होगी आपने। चलो पढ़ते हैं, ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। हाँ, बहुत अच्छा, पता होगा आपको इसके बारे में। हम फिर रीड करना स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम यूजिंग स्टोन टूल्स मैन ग्रेजुअली केम टू नो द यूज ऑफ मेटल्स, केम टू यूज द, एक स्टोन यूज होती थी, है ना, अब ये स्टोन इसकी बात नहीं करें, किसके तरह ब्रॉन्ज इसकी, किसकी बात कर रहा है, ब्रॉन्ज इसकी। तो वो कह रहा है फ्रॉम यूजिंग स्टोन टूल्स मैन ग्रेजुअली केम टू नो द यूज ऑफ मेटल्स, यानी एक ऐसी स्टोन है जहाँ पर इंसान स्टोन का यूज करता था, जहाँ पे इंसान स्टोन का यूज करता था, लेकिन अब इतना डेवलप हो चुका है कि अब वो स्टोन एज में नहीं, ब्रॉन्ज एज में आ चुका है, जहाँ पर वो स्टोन का यूज नहीं करता, वो किसका यूज करता है, ब्रॉन्ज का, मेटल्स का। अब वो किसका यूज करता है, मेटल्स का। सर लेकिन इसको मेटल एज क्यों नहीं बोला गया और ब्रॉन्ज एज क्यों नहीं बोला गया, क्योंकि सबसे ज्यादा तो मिलने वाला जो मेटल था ना वो कॉपर ही था, और कॉपर को एक तरह से ब्रॉन्ज ही बोला जाता है, ठीक है, मतलब एग्जैक्ट नहीं होते और थोड़े थोड़े सिमिलर काइंड के होते हैं, तो इसलिए इसको ब्रॉन्जेस बोला गया, धातु है ना। Metals was more durable. Metals were more durable than stone and could be used for making a variety of tools, implements and weapons. क्या कह रहा है सर, मेटल्स काफी सारे, मेटल्स होते हैं ना वो काफी ड्यूरेबल थे एज कम्पेयर टू स्टोन। ड्यूरेबल मतलब क्या, लॉन्ग लास्टिंग, ड्यूरेबल मतलब लॉन्ग लास्टिंग, जो लंबे टाइम तक चले, तो लंबे टाइम तक चले, यानी कि स्टोन्स का यूज अब ज्यादा टाइम तक नहीं कर सकते सर, वो टूट जाएंगे, वो थोड़े बहुत तो खराब हो जाएंगे, टूट टूट सकते हैं वो बार बार यूज करने पे, लेकिन जो मेटल्स हैं वो उनसे ज़्यादा लंबे टाइम तक चलते थे, स्टोन बहुत जल्दी टूट जाते थे, मेटल्स थोड़ी देर में। और इनका यूज़ ना हम किसके लिए करते थे, बहुत वेराइटी ऑफ टूल्स बनाने के लिए, बहुत वेराइटी ऑफ टूल्स बनाने के लिए, ठीक है। इम्प्लीमेंट्स एंड वेपन्स, काफ़ी चीज़ें इम्प्लीमेंट करने के लिए और वेपन्स वगैरह बनाने के लिए। द फर्स्ट मेटल टू बी डिस्कवर्ड वॉज कॉपर, फर्स्ट मेटल कौन सा था, कॉपर। ये रीज़न भी था कि इसको ब्रोंजेस बोला गया, और सबसे ज़्यादा भी ये था, कॉपर भी था, सबसे पहला भी था, सबसे ज़्यादा भी था, ये एमसीक्यू बन सकता है। ये फर्स्ट मेटल टू बी डिस्कवर्ड कौन सा था, जो डिस्कवर हुआ था। फॉर अ लॉन्ग टाइम स्टोन इम्प्लीमेंट्स कंटिन्यू टू बी यूज अलॉन्ग विद कॉपर, वो कह रहा है काफी सारे टाइम तक हमने स्टोन का यूज करना कंटिन्यू रखा अपने मेटल के साथ, यानी मेटल का तो यूज कर ही रहे थे, हम स्टोन का भी काफी लंबे टाइम तक हम स्टोन यूज करते रहे बाद में, ठीक है। दिस पीरियड व्हेन मैन यूज्ड बोथ स्टोन एंड कॉपर टूल्स इज नोन एज द कैलकोलिथिक, चैलकोलिथिक तो नहीं, कैलोथिक है ना, कैलकोलिथिक पीरियड। ये अच्छी चीज है, तो मैंने ही पहली बार पढ़ा है ये पीरियड, इसका नाम, मतलब जिस पीरियड में इंसान ने स्टोन और पेपर दोनों को यूज किया, दोनों को यूज किया, उस पीरियड का नाम हमने क्या दे दिया, कैलकोलिथिक पीरियड। छोटी सी डिफाइन बन सकती है, बहुत इजी है, याद कर लेना, कैलकोलिथिक पीरियड, ठीक है। लेटर ऑन, बाद में क्या हुआ, मैन लर्न द आर्ट ऑफ मिक्सिंग कॉपर विद टिन और जिंक टू प्रोड्यूस द एलॉय कॉल्ड ब्रॉन्ज। तो धीरे धीरे इंसान ने सीखा नहीं यार, अकेला कॉपर हमारा काम करने में, कुछ ब्रॉन्ज कुछ और भी बनाना चाहिए, तो उसने धीरे धीरे सीखा कि वो कॉपर को ना मिक्स कर सकता है किसके साथ, टिन या फिर जिंक जैसे मेटल के साथ। और उसने देखा कि जब वो उसको मिला रहा है तो उसको क्या प्रोड्यूस हुआ, एक नई चीज बनी, एक नया मिक्सर बना, उस मिक्सर को नाम क्या मिला, ब्रॉन्ज। ये काफी डक्टाइल, काफी हार्ड था उस एज कम्पेयर टू कॉपर, लिखा भी आगे, ब्रॉन्ज इज harder and more ductile than copper and is therefore more suitable for the manufacture of tools and weapons. डक्टाइल का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी, लेकिन यहाँ पे आपको सर एक पे हार्ड लिखा है, एक बार एक फ्लेक्सिबिलिटी लिखा हुआ है, नहीं, इसका मतलब है कि हार्ड तो था, हार्ड मतलब ये नहीं कि मतलब पत्थर ऐसा हार्ड है अब इसको मोड़ नहीं सकते, हार्ड मतलब काफी स्ट्रॉन्ग था। डक्टाइल मतलब क्या, इसके थिन थिन पीसेस भी कर लोगे ना तो अब ये सही रहेगा,
थिन थिन पीसेस भी कर लोगे तो ये अलग आराम से हो जाएगा। तो वो कह रहा है इसीलिए इसका यूज हम ये ज़्यादा सूटेबल था किसके लिए, टूल्स और वेपन्स बनाने के लिए, ठीक है। बिकॉज ऑफ द ये आपसे यहाँ पे एमसीक्यू बन सकता है कि ब्रोंज में और मेटल में क्या कंपैरिजन था, तो आप लिख सकते हो सर ये काफ़ी हार्ड था उससे ज़्यादा, और उससे ज़्यादा डक्टाइल, सबसे ज़्यादा डक्टाइल था, ठीक है। बिकॉज ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रोंज इन द ग्रोथ ऑफ द फर्स्ट सिविलाइजेशन, दिस सिविलाइजेशन आर आल्सो नोन एज द ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। और क्योंकि फर्स्ट मतलब ये जो एज थी जिस टाइम पे ये लोग ब्रोंज का ज़्यादा यूज़ कर रहे थे, तो क्योंकि जो ब्रोंज का एक इस लेवल तक यूज़ करने लगे कि इन्होंने फर्स्ट सिविलाइजेशन को क्या नाम दे दिया, ब्रोंज एज सिविलाइजेशन ही नाम दे दिया। इस टाइम की जो कम्युनिटी सबसे ज़्यादा यूज़ कर रही थी ना वो ब्रोंज कर रही थी, तो इन कम्युनिटी को हमने क्या नाम दे दिया, ये ग्रो तो कर ही रही थी लेकिन किसका सबसे ज़्यादा यूज़ कर रही थी, ब्रोंज का। तो इसलिए हमने सिविलाइजेशन को नाम क्या दिया, ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। एक ऐसी सिविलाइजेशन जो ब्रोंज एज में चल रही है। ब्रोंज एज मतलब क्या, एज मतलब पीरियड, एक ऐसा सिविलाइजेशन जो उस पीरियड में है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ब्रोंज यूज हो रहा है ना। बाय अबाउट 2500 BC, जब 4300 की बात होगी 300 से 2500 पे आ गए, ठीक है। फोर ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन एमर्ज, सर 4 तरह के ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन आई, मतलब केवल एक सिविलाइजेशन नहीं था, बस 4 सिविलाइजेशन थी जो ब्रॉन्ज एज में चल रही थी। देखो पहले मीनिंग समझो, इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है ना, इसको इंटरप्रेट करोगे ऐसे कम्युनिटी ऑफ पीपल जो ग्रोथ कर रहे हैं, सिविलाइजेशन मतलब क्या, ऐसे कम्युनिटी ऑफ पीपल जो ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है। एज मतलब पीरियड, एज मतलब क्या, पीरियड, पीरियड में है ये लोग, ये जो कम्युनिटी है ना ये उस पीरियड में है जब ये लोग ग्रोथ तो कर रहे हैं लेकिन ग्रोथ कर रहे हैं किसी का यूज कर रहे हैं, किसी का यूज कर रहे हैं, ये लोग यूज कर रहे हैं ब्रोंज का, किसका यूज कर रहे हैं, ब्रोंज का। तो इसका सिंपल सा मीनिंग क्या हुआ, ऐसे कम्युनिटी ऑफ पीपल, रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा, हाँ, ऐसे कम्युनिटी ऑफ पीपल जो कि ऐसे पीरियड में है जहाँ पर ब्रोंज सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, तो ऐसे लोगों को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, यानी ऐसी एक सिविलाइजेशन नहीं थी, 4 अलग अलग सिविलाइजेशन थे। सबसे पहली हरप्पन सिविलाइजेशन, दूसरी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, एक चाइनीज और एक इजिप्शियन। आई थिंक चारों के अलग अलग चैप्टर भी होंगे आपके पास, है ना। तो कह रहा है दीज वर द हरप्पन सिविलाइजेशन इन द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। हमारे पाक यानी सर जो हमारा पाकिस्तान है और इंडिया है सर उनकी बात हो रही है, पहले तो इंडिया पाकिस्तान एक ही थे ना, जिस पीरियड की ये बात कर रहा है उस पीरियड में तो इंडिया और पाकिस्तान एक थे, अब अलग अलग हो गए हैं। तो बता रहा है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है ये इंडिया पाकिस्तान के नॉर्थ और वेस्टर्न पार्ट तक फैला हुआ था। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन जो थी वो कहाँ पे थी, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस इन मॉडर्न इराक, ये इराक के साइड फैली हुई थी, ठीक है। चाइनीज सिविलाइजेशन कहाँ फैली हुई थी, वैली ऑफ होंगहो से यांगत्जी रिवर तक फैली हुई थी। और इजिप्शियन सिविलाइजेशन कहाँ फैली थी, सर नील रिवर का जहाँ तक किनारा जाता ना, नील रिवर तक का वहां तक ये इजिप्शियन सिविलाइजेशन फैली हुई थी, ठीक है। डिटेल में तो पढ़ेंगे द हड़प्पन सिविलाइजेशन। हम अभी ये टॉपिक कितना कर लेंगे, तो देखते हैं कितना होता है। द हड़प्पन सिविलाइजेशन, द डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इन द 20th सेंचुरी वाज एन इंपॉर्टेंट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। वो कह रहे हैं कि 20th सेंचुरी में कोई इंपॉर्टेंट काम हुआ था ना, तो बस वही हुआ था कि लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन ढूंढ ली थी, लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन ढूंढ ली थी, बस ये एक इंपॉर्टेंट काम हुआ था। तब क्यों हुआ था देखते हैं। Up to this time, it was believed that history of India began with the advent of Aryans. However, the discovery of the Harappan civilization stretches back the origin of Indian history so as to put it at a par with the other oldest civilization of the world, namely Mesopotamian and Egyptian civilization. वो कह रहा है up to this time यानी 20th सेंचुरी तक, 20th सेंचुरी की बात की होती है, 20th सेंचुरी में तो इंडस वैली की डिस्कवरी हुई है, और डिस्कवरी होने तक यानी डिस्कवरी हुई नहीं है इस डेट पर, सपोज करो अगर ये एक टाइम फ्रेम है, ठीक है। इस डेट पर अगर डिस्कवरी हुई है, इस डेट पर अगर डिस्कवरी हुई है, तो बात करें यहाँ इस डेट पे अप टू दिस टाइम,
तो ऐसा माना जाता था, इट वॉज बिलीव्ड दैट, ऐसा माना जाता था दैट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया बिगिन विद द एडवेंट ऑफ आर्यंस। एडवेंट मतलब स्टार्टिंग, एडवेंट मतलब क्या, बिगिनिंग। तो ऐसा माना जाता है कि इंडिया की जो हिस्ट्री जो है वो आर्यंस के साथ जुड़ी हुई है। आर्यंस मतलब क्या, आर्यंस मतलब क्या, आई थिंक आपके में आगे दिया होगा। आर्यंस मतलब क्या है, नॉर्थ रीजन से कुछ लोग आ गए थे, नॉर्थ रीजन से कुछ लोग हमारे यहाँ पर आ गए थे बेसिकली, जिनको आज के टाइम पंडित वगैरह बोला जाता है, मतलब ऐसा कुछ ऋषि मुनि बोला जाता है इन आर्यंस को। तो माना जाता है कि ये जो आर्यंस आए थे ना, इन्हीं ने मतलब हमारे इंडिया की जो सिविलाइजेशन है उसके कंट्रीब्यूशन, इन्हीं की स्टार्टिंग में इन्हीं के मतलब हाथ है। अगर ये लोग नहीं आते तो हमारा इंडिया ऐसा नहीं होता जैसा आज हमें देखने को मिल रहा है। हाउएवर फिर भी द डिस्कवरी ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज टेस्ट बैक द ओरिजिन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। मतलब क्या है, फिर भी जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की जब डिस्कवरी हुई ना, तो उसने हमारे हिस्ट्री को पीछे खींचा, हमारे हिस्ट्री को पीछे खींचा। स्टेट से बैक द ओरिजिन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, उसने हमारी इंडियन हिस्ट्री के ओरिजिन को बहुत पीछे खींचा। सो एज टू पुट इट एट पार विद द अदर ओल्डर सिविलाइजेशन, और उसको इस बराबर रखा ताकि हम उसको कंपेयर कर सकें। एट पार मतलब एक सेम लेवल पे रखना, एट पार मतलब क्या, सेम लेवल पे रखना, सेम लेवल है ना। तो उसको इस सेम लेवल पे रखा कि हम उसको क्या कर सकें, विद द अदर ओल्डर सिविलाइजेशन के साथ क्या कर सकें, कंपेयर कर सकें। लाइक मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन एंड इजिप्शियन सिविलाइजेशन। द इंडस वैली सिविलाइजेशन द बेस्ट नोन एज द हड़प्पन कल्चर और द हड़प्पन सिविलाइजेशन। वो कह रहा है इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है वो पता जानी मानी की जाती है इस हड़प्पन कल्चर की वजह से या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन की वजह से। ऐसा क्या तो सर हड़प्पन के अंदर देखते हैं, भी पढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड है, क्या है जो समझा है, क्या है जो समझा है आपको। द टर्म कल्चर यूज हुआ है आर्कियोलॉजिस्ट फॉर अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स distinctive in style that are usually found together within a specific geographical area and period of time। खैर ये इन्होंने इन्होंने बताया कि आर्कियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है कल्चर का मीनिंग। ये एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है कल्चर के, बस यूज करते हैं कल्चर को, ये वो बता रहे हैं। तो फॉर आर्कियोलॉजिस्ट जो कल्चर का मतलब पता है क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, काफी सारे ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप जो कि क्या है, डिस्टिंक्टिव है इन स्टाइल, जो कि अपने स्टाइल में क्या है, डिफरेंट है। एंड दैट आर यूजुअली फाउंड टुगेदर, जनरली रहते साथ हैं, जनरली रहते क्या है, साथ हैं, एक एरिया के अंदर, एक एरिया के अंदर और एक टाइम पे। ये बात तो लोगों की ही कर रहे हैं, बस उनका जो कहने का तरीका वो थोड़ा अलग है। उन्होंने कहा कि कल्चर मतलब क्या, ग्रुप ऑफ पीपल, ऑब्जेक्ट से मतलब यहाँ पे पीपल से है, ग्रुप ऑफ पीपल जो कि बिल्कुल अलग अलग तरीके के, ऑब्वियसली सभी लोग अलग अलग तरीके के होते हैं, सभी लोग अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे यहाँ पे अलग अलग तरीके का मतलब क्या है, अगर हम कल्चर की बात करें तो नॉर्थ में लोग अलग रहते हैं, उनका स्टाइल अलग है, उनके कपड़े पहनने का अलग है। साउथ में देखोगे तो उनका रहने का स्टाइल अलग है। फिर सेंट्रल में देखोगे तो उनका स्टाइल अलग है, अलग अलग है। और सब स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया पे रहते हैं, सब स्पेसिफिक स्पेसिफिक रहते हैं। पंजाबियों का वैसे नॉर्थ हो गया आपका, ठीक है। मद्रासी जो होते हैं बेसिकली उनका पूरा साउथ हो गया, ठीक है। और कुछ लोगों का सेंट्रल हो गया, चाइनीज वाले चाइना में रहते हैं, तो एक स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया भी हो गया उनका। अब विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम ये बेसिक डिवोट किया गया, इसको छोड़ दो, ठीक है। इन द केस ऑफ हड़प्पन कल्चर, इन द केस ऑफ हड़प्पन कल्चर, हड़प्पन कल्चर की बात कर रहे हैं तो बात क्या है, दीज डिस्टिंक्टिव ऑब्जेक्ट्स आर सील्स। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स का मीनिंग चेंज कर दिया, ठीक है। मतलब बेसिकली इसके ऑब्जेक्ट्स का मतलब स्टाइल से है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने आपको इनको इन टर्म्स ऑफ ह्यूमंस बताया है। लेकिन ये आर्कियोलॉजिस्ट किस तरह से यूज करना चाह रहे हैं, वो कहना चाह रहे हैं ऑब्जेक्ट्स मतलब सील्स। उस टाइम पर जो सील बनाते थे सर वो डिस्टिंक्टिव होती थी इन स्टाइल, है ना। वेट्स, स्टोन ब्लेड्स, बेक्ड ब्रिक्स, तो ये सारी अलग अलग होती थी, इन सबों का स्टाइल अलग होता था, ठीक है। ये भी मीनिंग इनका सही है कल्चर का। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द हड़प्पन सिविलाइजेशन बिकॉज द हड़प्पन साइट वॉज द फर्स्ट टू बी डिस्कवर्ड इन 1921 एट द मॉडर्न साइट ऑफ हड़प्पा situated in the province of West Punjab in Pakistan. Daru was discovered in 1922. Both the sites lie in the Indus Valley region. वो कह रहे हैं इट इज ऑल्सो कॉल्ड द हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि हड़प्पन वालों की वो पहली साइट है जो कि हमने सबसे पहले डिस्कवर की थी। हड़प्पन साइट वाज द फर्स्ट टू बी डिस्कवर्ड इन 1921 एट द मॉडर्न साइट ऑफ हड़प्पा। और सर ये जगह आज के टाइम पे कहाँ पे, आज के टाइम पे ये जगह कहाँ पे है, इन द प्रोविंस ऑफ वेस्ट पंजाब इन द पाकिस्तान। आपको पता है ना पंजाब दो जगह पर भी है, हमारे इंडिया में भी पंजाब है, हमारे पाकिस्तान में भी
पंजाब है। ऐसे राजस्थान, राजस्थान के भी दो पार्ट हैं हमारे, राजस्थान बोलते हैं उसको, राजस्थान है ना, उदयपुर का राजस्थान ही है। राजस्थान के भी दो पार्ट हैं, हाँ। राजस्थान हमारे इंडिया में भी है, राजस्थान हमारे पाकिस्तान में भी है, ठीक है। काफी सारी जगह है जो हमारे इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है, बॉर्डर की वजह से वो कनेक्टेड है ना। तो अब जो हड़प्पा है, हड़प्पा कहाँ पे है? पाकिस्तान में, पंजाब में, ठीक है। एक मोहनजोदारो नाम की भी साइट है जो कि कहाँ पे है, ये भी कहाँ पे है, डिस्कवर 1922, ये पंजाब में ही है। और दोनों कहाँ पे हैं? इन द इंडस वैली रीजन के अंदर आते हैं, ठीक है। इंडस वैली रीजन के अंदर प्रॉपर कितना एरिया आता है हम अभी समझेंगे अगर आपके बुक में मैप दिया होगा तो, ठीक है। सोर्सेस, सोर्सेस मतलब क्या, हेडिंग का मतलब समझो, किस चैप्टर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो सर हम पढ़ किसकी वजह से रहे हैं, हमें ये नॉलेज किसकी वजह से मिल रही है? इस बुक की वजह से। लेकिन इस बुक में जो लिखा हुआ है, इनको नॉलेज कहाँ से आई होगी? जिसने भी ये बुक लिखी है उसको इन हड़प्पा हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में कैसे पता चला होगा? तो उन सोर्सेस की बात कर रहा है कि लोगों को ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पता कैसे चला। तो वो कह रहा, आर नॉलेज, जो बुक वाले कह रहे हैं, आर नॉलेज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इज बेस्ड एंटायरली ऑन द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स। तो वो कह रहा है कि हमारी जो नॉलेज है ना हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, वो पता है केवल किसके ऊपर बेस्ड है? एंटायरली ऑन कंप्लीटली ऑन दी आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स। यानी आर्कियोलॉजिस्ट ने जो जो काम किए हैं, आर्कियोलॉजिस्ट ने जो जो रिसर्च किए हैं, बस हम उनके बेस पे बता रहे हैं। हमने खुद ने कोई रिसर्च नहीं की है। लाइक जैसे उन्होंने बिल्डिंग्स को रिसर्च किया है, बिल्डिंग के डिजाइन को, बिल्डिंग के स्टाइल को देख के उन्होंने पहचाना कि ये अलग कल्चर की है। पोर्ट्री के स्टाइल को, स्कल्पचर के स्टाइल्स को, सील्स को, सेमेट्रीज को, ठीक है। तो इनको देख के जो ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट ने पता लगाया वही हम बस मान रहे हैं और कुछ नहीं। दिस इज सो बिकॉज नो एडिक्वेट रिटन रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल। सर ऐसा क्यों? हम दूसरों की बात माने क्योंकि वो रिटन एडिक्वेट रिकॉर्ड हमारे पास है नहीं। एडिक्वेट मतलब सफिशिएंट, एडिक्वेट मतलब क्या, हमारे पास सफिशिएंट रिकॉर्ड्स अवेलेबल है नहीं कि जो हम उनका भरोसा कर लें। A number of seals were discovered with a few letters engraved on each, but the script has not been deciphered. Decipher मतलब रीड करना, decipher मतलब क्या है? रीड करना, as yet, है ना। वो कह रहे हैं a number of seals was discovered with a few letters engraved on each। वो कह रहे हैं हमें काफी सारी सील्स अभी तो मिल चुकी हैं, काफी सारी सील्स हमने डिस्कवर कर भी ली, जिसमें कुछ लेटर्स लिखे भी हैं, जिसके ऊपर कुछ लेटर्स लिखे भी हुए हैं उसी सील के ऊपर, ठीक है। बट द स्क्रिप्ट हैज नॉट बीन डेसिफर्ड, लेकिन उनको हम अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, उनको भी हम पढ़ नहीं पाए हैं। रीजन यही है उनको ना पढ़ पाने का, क्योंकि वो लैंग्वेज हमें नहीं आती है। तो वो जैसे लैंग्वेज में लिखा है वो लैंग्वेज हमें नहीं आती है। देयरफॉर द मेजर सोर्सेस ऑफ आवर इंफॉर्मेशन और द हड़प्पन सिविलाइजेशन आर द फॉलोइंग। अब वो कह रहे हैं सोर्सेस हमारे ये हैं। मतलब अब ये बात करें कि बेसिकली इनको, इन आर्कियोलॉजिस्ट को भी कैसे पता चला। बुक वाले कह रहे हैं कि हमें तो आर्कियोलॉजिस्ट की वजह से पता चला, आर्कियोलॉजिस्ट वालों ने कैसे पता लगाया? तो वो कह रहे हैं बिल्डिंग नोट थी, तो वो बता रहे हैं एक ग्रेट बात, हमें एक इतना बड़ा ग्रेट बात पता चला जिससे हमें पता चला कि इस कि ये जो बात जो है वो हमारे जैसे लोगों के लिए तो होगा नहीं, तो छोटे छोटे लोग हैं। उस टाइम पे कुछ तो ऐसे बड़े बड़े लोग रहते होंगे जिनके लिए इतने बड़े बड़े बात होते थे, ठीक है। एक सीटाडेल होते थे, मतलब इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती थी, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती थी, तो मतलब बड़े बड़े लोग भी रहते होंगे। तो कुछ पता चला इस टाइम के लोग कुछ अलग अलग तरह के होते होंगे, इस टाइम पर कुछ अलग अलग डिफरेंट तरीके के लोग होते होंगे। सील्स यहाँ पर मतलब एक अलग ही डिजाइन बन रही है, तो अलग डिजाइन मतलब इंसान कुछ की अलग ही सोच होती होगी। आज के टाइम पे इंसानों की सोच अलग है, तो उस टाइम पे कुछ अलग लोग रहते होंगे। तो इस तरह से इन लोगों ने पता लगाया आर्कियोलॉजिस्ट ने, ठीक है। अब ये हैंडराइटिंग लिखी हुई है, हैंडराइटिंग में थोड़ी पढ़ पाओ क्या लिखा हुआ है। और यही रीजन है कि अभी तक ये लोग पढ़े नहीं जा चुके हैं, जो पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है ना। तो ये चीज रीजन है कि उनको डेस्क नहीं किया गया। और इस चैप्टर में कहीं पे वो ऐसा आंसर आ जाए ना स्क्रिप्ट वाला, तो आपको डेस्क वर्ड यूज करना है, और गलती से रीड मत यूज करना, क्योंकि डेस्क वर्ड ही ज्यादा सही रहता है इस केस में। मीनिंग समझने के लिए आप रीडिंग समझ रहे हैं ना बस, लेकिन इसका मीनिंग जो आप याद करो ना, मतलब लिख के एग्जाम में डेस्क वर्ड ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला वो कह रहे हैं कि पहली जो हमें इन्फॉर्मेशन पता चलती है वो ग्रेट बात से पता चलती है, द ग्रेट बात, द ग्रेट बात। द ग्रेट बात इज वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिक बिल्डिंग्स एट मोहनजोदारो। वो कह रहा है कि जो ग्रेट बात है ना, ग्रेट बात, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिक बिल्डिंग्स है एट मोहनजोदारो। मोहनजोदारो में ये सब जितनी बड़ी बिल्डिंग है उनमें से एक बिल्डिंग ये है। इट हैज लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक इन अ कोर्टयार्ड सराउंडेड बाय अ कॉरिडोर ऑन फोर साइड। वो कहते हैं ये फिर रेक्टेंगुलर शेप में है, इसके चारों ओर कॉरिडोर है, ठीक है।
देयर आर टू फ्लाइट्स ऑफ स्टेप्स, मतलब दो जगहें चढ़ने की, दो जगह चढ़ने उतरने की हैं, यानी सीढ़ियाँ दो दो जगह है। एक ये रही, एक यहाँ पर है, ठीक है। अब वन इन नॉर्थ एंड अदर साउथ, ये नॉर्थ वाला हो गया आपका ये, और ये साउथ वाला हो गया आपका, ठीक है। और साउथ लीडिंग इनटू द टैंक, ठीक है। टू मेक द पूल वाटर टाइट, टू मेक द पूल वाटर टाइट, बंट ब्रिक्स एंड मोर्टल। मोर्टर मतलब क्या था, मोर्टर मतलब अगर आपने कभी देखो घर वगैरह बनते हैं, घर वगैरह बनते हैं तो घर वगैरह हम क्या करते हैं, सीमेंट में कुछ बालू वगैरह होती है, एक अलग काइंड की सॉइल होती है, वो हम मिक्स कर लेते हैं, उसका मिक्सर बना लेते हैं। तो उसी मिक्सचर को बोलते हैं मोटर, उसी मिक्सचर को क्या बोलते हैं, मोटर। तो वो कह रहा है कि टू मेक द पूल वाटर टाइट, पूल को इस तरह से बनाने के लिए, पूल को इस तरह से बनाने के लिए उसमें वाटर लीक ना हो, वाटर लीक ना हो। तो लोगों ने क्या किया, बंट ब्रिक्स, जली हुई ईंटें और मोटर और वो मिक्सचर को क्या किया, लाइंड विद बिटुमेन एंड जिप्सम, जिप्सम एक तरह का गम होता था, बट यूज फॉर कंस्ट्रक्शन। तो बिटुमेन भी एक तरह कोई मतलब सब्सटेंस था। क्या हो गया है ना, तो उन्होंने ये चीज यूज की, ठीक है, कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ताकि वाटर लीक ना हो। द वाटर फॉर द बाथ was provided by a well in an adjacent room. The what the bath was provided by a well in an adjacent room. तो वो कह रहा है ये जो बाथ के अंदर जो वाटर आता था ना, ये काम करता नहीं है, थोड़ा कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तबीयत थोड़ी खराब है, ठीक है, कल कंटिन्यू करते हैं।